नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का मसला में। आज हम बात करेंगे हरियाणा में लगातार बढ़ते अपराध की। ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, बदमाश मस्त हैं, पुलिस पस्त है। तभी तो आए दिन ये बदमाश जब चाहे जैसे चाहे वारदात को अंजाम देते हैं और बड़े ही आराम से फरार भी हो जाते हैं। आज सोनीपत कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक गवाह की हत्या कर दी। साइबर सिटी गुरुग्राम का तो और भी बुरा हाल है। साइबर सिटी मानो क्राइम सिटी बन गई है। यहाँ एक ही दिन के भीतर कई वारदातें सामने आई। बीते कुछ दिनों में हत्या, लूट, रेप जैसे मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्राइम के इस बढ़ते ग्राफ पर काबू कैसे पाया जाएगा। साथ ही बदमाशों में कानून और पुलिस का कोई खौफ क्यों नजर नहीं आ रहा है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में इन दिनों बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है, जिससे क्राइम का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बदमाश जब चाहे जैसे चाहे वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से फरार हो जाते हैं। इन बदमाशों में ना तो पुलिस का कोई खौफ नजर आ रहा है, ना कानून का कोई डर दिख रहा है। बदमाशों की गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोनीपत में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाश एक गवाह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर देते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। पूरा मामला ये था कि वेदपाल की आज 302 में गवाही थी और उसी के लिए आज जाने वाला था चैम्बर में। यहाँ आया था अपने वकील से मिलने के लिए। तो फिर जो है 2 मोटरसाइकिल पर जो लड़के आए थे और उन्होंने जो है इसके ऊपर 3 गोली चलाई थी और अभी एक सीरियस है, हॉस्पिटल में है और इसको जल्दी से पता कर लेते हैं। क्या डेथ हो चुकी है उसकी वेदपाल की? हाँ, अभी कंफर्म तो मेरे को नहीं हुआ है, डेथ होगी हो सकता है। 3 गोलियाँ लगी थी उसको। साइबर सिटी गुरुग्राम का तो बहुत ही बुरा हाल है। अब इसे साइबर सिटी कहें या क्राइम सिटी, यहाँ एक दिन के भीतर कई वारदातें हो जाती है। पहला मामला बिलासपुर खुर्द क्षेत्र का है, जहां एक 35 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दीपक नाम के शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें उसकी जान चली गई। हालांकि मौके से भाग रहे शूटर को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब इस मामले में पुलिस ने जो खुलासा किया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। दरअसल आरोपी ने दीपक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसकी दीपक से किसी मामूली सी बात पर कहासुनी हो गई थी, जिसका बदला उसने गोली से लिया। इतना ही नहीं, गुरुग्राम के ही मोहम्मदपुर गांव में एमडी जावेद नाम के शख्स पर जानलेवा हमला किया गया। युवक के ऊपर तलवार से हमला किया गया। घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। को गिरफ्तार कर लिया है और उसने पूछताछ पे बताया है कि इसकी और दीपक की पहले कि ये दीपक के घर पे ही किराए पे रहता था और वहाँ पे किसी बात को लेके इनकी आपस में कहासुनी होगी, जिस पे दीपक ने इसको एक थप्पड़ मार दिया था। इस बात की रंजिश इसने दिमाग में बिठा ली और उसको ध्यान में रखते हुए इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। आज हम इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और इसका पुलिस रिमांड हिरासत मांग के कोर्ट से और आगे का कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। प्रदेश में बढ़ते आपराधिक मामले और इनमें हो रही बेतहाशा वृद्धि का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ ही दिनों में कभी लूट तो कभी हत्या, कभी रेप के मामले सामने आए हैं। मसलन कल गुरुग्राम में लूट का मामला सामने आया तो करनाल जश हत्याकांड का मामला अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। झज्जर में हत्या, पलवल में लूट, रेवाड़ी में गोली चलने, बहादुरगढ़ में एक बच्चे की हत्या का मामला भी सामने आया है। रोहतक में एटीएम भरने आई कैश वैन से 2 करोड़ 6 लाख की लूट की गई। गार्डों ने विरोध किया तो उसे गोली मार दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्राइम का ये बढ़ता ग्राफ कैसे काबू में आएगा और बदमाशों में कानून और पुलिस का खौफ क्यों नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो बिल्कुल आज इसी को लेकर हमें चर्चा करनी है, क्योंकि अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सोनीपत कोर्ट परिसर में एक गवाह की आज हत्या कर दी गई।
गुरुग्राम में किराएदार ने मालिक की हत्या कर दी और सिर्फ इसलिए मालिक की हत्या कर दी कि किसी बात को लेकर मालिक से उसकी कहासुनी हो गई थी। गुस्से में आकर मालिक ने उसे थप्पड़ जड़ दिया और सिर्फ इसी का बदला लेने के लिए उसने मालिक के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, फायरिंग कर दी और इसका नतीजा ये हुआ कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ी है। गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में एक शख्स पर तलवार से हमला किया गया है। गुरुग्राम की हम कल की बात करते हैं जहां पर लूट का मामला सामने आया, बड़ी लूट का मामला सामने आया था। करनाल में 4 साल के मासूम की हत्या की गई। जश हत्याकांड जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पुलिस अभी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वो बात अलग है कि आरोपी जो है वो धर दबोचे गए और अभी मामले की जांच पुलिस कर रही है और मामला कोर्ट में भी है। जो आरोपी हैं उनको अदालत में पेश भी किया गया है। पुलिस ने रिमांड पर लिया, पूछताछ की, कई खुलासे भी उसमें हुए। इसके साथ ही अगर हम बात करें झज्जर की तो झज्जर में हत्या का मामला हाल ही में सामने आया, पलवल में लूट का मामला सामने आया, रेवाड़ी में गोली चलने का मामला सामने आया, बहादुरगढ़ में एक बच्चे की हत्या का मामला सामने आया, रोहतक में कैश वैन से 2.5 करोड़ से ज़्यादा की लूट का मामला सामने आया। जब गार्ड ने इस बात का विरोध किया तो गार्ड को गोली मार दी गई। तो कुल मिलाकर के अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से रमन मलिक जी रहेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ पवन चोपड़ा जी जुड़ गए हैं और इनेलो की तरफ से हमारे साथ रजत पंजेटा जी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए सर, क्योंकि आपकी सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक अच्छी सरकार मानी जाती है और ये कहा जाता है, बार बार इस बात का दावा भी आप करते हैं कि आपकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिल्कुल सतर्क है, सजग है। लेकिन ये क्या हो रहा है? आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार की जो घटनाएं सामने आ रही हैं सर, ऐसे कैसे काम चलेगा? देखिए, ये जितने भी इंसिडेंट्स हैं ये 2 चीजों के ऊपर आपको स्पष्ट से ध्यान देना पड़ेगा जी। एक तो ये कि इस सरकार के आने के उपरांत ये विषय बन गया कि हरियाणा के अंदर अब 100% जो भी अगर कोई क्राइम होता है तो उसकी रिपोर्टिंग में लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अगर थाना प्रभारी दिक्कत करे तो हर समय ऐप है, उसके माध्यम से आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है, उसका डायरी नंबर आपको आ जाता है जी। दूसरी चीज, जो भी कार्रवाई उचित रहती है उस विषय के ऊपर, उसके ऊपर कार्रवाई भी करी जाती है और अगर कार्रवाई करने वाले कार्रवाई ना करें तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करी जाती है। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो मेंटेन रहता है। ये पिछले 15 साल हमारी सरकार से पहले जो अंधेर गर्दी की आदत पड़ी हुई थी वो धीरे धीरे जाएगी, लेकिन चले जाएगी। जो कुछ कर्मी रह गए हैं उनको भी ये आते हैं, वो चली जाएगी। आप एनसीआरबी के डेटा उठा के देखेंगे तो वहां भी आपको दिखेगा कि हरियाणा के जो क्राइम का ग्राफ है उसमें बहुत सारी जगह, बहुत सारी धाराओं के अंदर, अब जैसे 346 है, 346 की घटनाओं के अंदर 76% से ऊपर की कमी आई है जी। ऐसे ही अलग अलग चीजों में आती है। लेकिन जो ये इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं किसी भी तरीके से इनको ना सही ठहरा रहा हूँ, ना मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि कोई जो विजिलेंस का या कहना चाहिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग का अगर कोई विषय की थोड़ी सी कमी कहीं नजर आती है, उसको पुलिस के महकमे को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि पुलिस के आंख, कान और नाक जमीन पे होने चाहिए। और अगर इस प्रकार से सामने आता है तो फिर कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, उसको हम नहीं बख्शते। ये तो आपके सामने है, आपने कितनी बारी रिपोर्टिंग करी है। कितना बड़ा अफसर हो या छोटा कर्मचारी हो, कोई भी अगर गलत करता पाया जाता है तो ये सरकार तुरंत गाज गिराती है। जिसके खिलाफ भी सबूत मिल जाए कि वो गलत काम कर रहा है, वो गया। तो अब फैक्ट वही बात आती है कि जो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं अमित जी, इनके ऊपर ये देखना पड़ेगा कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। हर एक केस यूनिक होता है, लेकिन उस केस को सॉल्व करना ये पुलिस का काम है और वो झटाझट करके रहेगी। और मैं आपको एक और चीज अपना वक्तव्य को बंद करने से पहले ये बोल दूं कि भारत में धारा 302 कब से है। उसका मतलब ये नहीं है कि 302 बनने से क्राइम खत्म हो, जो मर्डर के इंसिडेंट है वो खत्म हो गए। आज भी होते हैं, लेकिन उसको उस धारा के अंतर्गत तफ्तीश करके उनको चार्जशीट करा जाता है और न्यायपालिका के सुपुर्द करा जाता है। सबूतों के ऊपर, गवाहों के ऊपर न्यायपालिका जो आदेश देती है उसकी अनुपालना करी जाती है। ये हमारे देश का तरीका है।
नहीं, लेकिन मलिक साहब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि पुलिस का खौफ, कानून का डर क्यों दिखाई नहीं दे रहा है इन बदमाशों में? भाई देखिए, आप अपने पड़ोसी राज्य को ले लीजिए, यूपी को, वहां तो ये कहा जाता है कि वहां अपराधी खुद जाकर सरेंडर कर देता है, थाने में जाकर सरेंडर कर देता है कि भैया मैं अब अपराध नहीं करूंगा, मैं अपराध करूंगा तो मेरा क्या हश्र होगा, मैं जानता हूं इस बात को। तो वो खौफ हरियाणा में देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। ये बात सही है आपकी कि अगर अपराध हो रहा है तो अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सजा उनको मिल रही है, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल ये है कि खौफ क्यों नहीं दिख रहा है? अमित जी, हमारे प्रदेश के अंदर ये जो अपराधी हैं ये झोंकों की तरह आते हैं। कोई एक लगातार ये हो कि जैसे पूर्व में सपा के समय यूपी का हाल था, आरएलडी के समय, कांग्रेस के समय बिहार का हाल था, या कांग्रेस आज बंगाल का हाल है, वैसा नहीं है। ये झोंके की तरह आते हैं, 5, 7, 10 इंसिडेंट होते हैं प्रदेश के अंदर, और उसके बाद जब पुलिस हरकत में आती है तो फिर ये छुप जाते हैं। लेकिन आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, पुलिस का खौफ अपराधियों के लिए एक जरूरत है, और जो मानवता के जिसे कहना चाहिए ना, मानवता के एहसास के साथ जब हमारी पुलिस काम करती है उसके लिए हमारे को सराहा भी गया है। लेकिन मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस को थोड़ा सा इन अपराधियों को क्रूरता का भी परिचय थोड़ा सा दिखा देना चाहिए जी, तो थोड़ा सा उनका हाजमा ठीक रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस और थोड़ा सा और सख्त हो जाए तो हो सकता है एक डर जो है इनके अंदर, बदमाशों के अंदर पैदा होगा। अच्छा होना चाहिए मुलजिमों का। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अपराधियों का ट्रीटमेंट अच्छा कर दें जी। एक बारी एक दो सबूत, एक दो इबरतनाक इनके वाकई हो जाएं तो फिर वो हाँ नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने मलिक साहब। मलिक साहब, मैं बात आपकी समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक मिसाल कायम हो जाए तो कहीं ना कहीं एक डर, एक खौफ उनमें जरूर दिखाई पड़ेगा। पवन चोपड़ा जी, एक बार अपराधियों को अच्छी मिल जाए ना जी, तो फिर उनके पूरे मुंबई में भी घूम जाता है कि हरियाणा पुलिस के रास्ते सर्विस कर देती है। ठीक है मलिक साहब, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। लेकिन पवन चोपड़ा जी जो मलिक साहब कह रहे हैं कि भाई अगर अपराध बढ़ रहा है, अगर अपराधी अपराध कर रहा है तो वो पकड़ा भी जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, उसको सजा भी मिल रही है, तो ऐसा नहीं है ना कि पुलिस जो है वो बिल्कुल हाथ पर हाथ रखे बैठी है। ये भी कहना तो ठीक नहीं होगा ना, पुलिस कार्रवाई तो कर ही रही है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है, जो एक खौफ पैदा करने की जरूरत है। आप कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है इसे? जी नहीं, बिल्कुल ये बात मैं आपसे कह दूं, आज हरियाणा की जो स्थिति है वो उसमें कानून जो व्यवस्था है पूरी तरह से करमाई हुई है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि दिन दहाड़े आते हैं, किसी भी को गोली का शिकार करके मार जाते हैं, उसको उसकी लूटपाट, उसकी दुकान कर जाते हैं। हमारे यहाँ पीछे अभी यमुनानगर में एक ज्वेलर की दुकान में आए थे 3 बदमाश, शरेआम 10 मिनट उसकी दुकान में वो सारा उसका सामान चोरी करके थैलों में भर के ले गए, और शरेआम फिर उस बाइक से भागे। जब उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो दूसरे की बाइक छीन के वो भागे और उसको गोली मार गए। जो अपना सुनहरा था उसका ज्वेलर वाले को गोली मार गए। वो उसको भी आज मतलब वो ही थी बुरी हालत में पड़ा हुआ है, आज भी उसकी भी हालत ठीक नहीं है। तो आप देखिए, वो आज तक वो नहीं पकड़ेंगे। उसके बाद हुआ 10 दिन बाद फिर एक टिम्बर के व्यापारी की दिन दहाड़े उन्होंने उनके 2-3 लाख रुपए बंदूक की नोक पे छीन लिए, उसकी भी कोई आज तक पकड़ नहीं हुई जी। दलित परिवार है यहाँ पे गरीब, उसके बेटे को दिसंबर में 2 गोलियां लगी, बदमाशों ने शरेआम यहाँ पे एक सड़क पे गोलियां मारी, वो उनका आज तक पता नहीं लगा। उसके बाद अभी रिसेंटली उसी लड़के को फिर से वो शादी समारोह में गया, उसको फिर वहां पे दाबड़दार गोलियां मारी गई। उनके 4 लोगों को 3 हॉस्पिटल में है, और उसकी लड़के की दलित के लड़के की वहीं मौत होगी। अब बताए मेरे को, कहीं भी देखो बैंक डकैती हो रही है, आपके सामने आपने बताया ही है, रोहतक में, गुड़गावा में गोली मार दी है। ठीक है, आम मतलब कोई जनता ना इस समय ये सोच रही है कि आप उनकी सुरक्षा का कोई भी उन्हें नजर नहीं आता आप कि वो किसी तरह सुरक्षित है। किसी वक्त भी कहीं भी कभी भी किसी उसके ऊपर कोई भी हमला करके चला जाए गोली मार के,
तो कुछ पता नहीं है। पुलिस बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई सख्ती नहीं कर रही है, कुछ पकड़ धर नहीं करती है, और केवल पकड़ के थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से आज ही कार्रवाई चल रही है, आज कार्रवाई चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, हम जाते हैं ना सड़कों पे, ट्रैफिक पुलिस की जगह भी होम गार्ड वाले रखे हुए हैं उन्होंने, जो उनका कोई डर ही नहीं है। लोगों को नहीं है तो बदमाशों का कहां से होगा? वो तो शरेआम भाग जाएंगे ना वहां से, उनके हाथों से। मैंने खुद कई बार देखा है, जो होम गार्ड वाले किसी को हाथ दे रहे हैं, मोटरसाइकिल का नंबर नहीं है, उसको रोक रहे हैं और पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो पकड़ ही नहीं रहा, उसको धक्का मार के पुलिस होम गार्ड को आगे नहीं कर रहा है। क्या डर है इनको किसी का? पुलिस का कोई दहशत ही नहीं है। पुलिस का कानून की कोई भी कानून का कोई सख्ती से चल ही नहीं रहा यहाँ पे। थोड़ा सा कानून सख्त होना चाहिए। अगर कानून सख्त नहीं है तो यहाँ पे जनता की सुरक्षा का क्या आप बताएंगे कि जनता सुरक्षित है? नहीं, देखिए पवन चोपड़ा जी, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा कि हर व्यक्ति के पास तो पुलिस खड़ी नहीं रह सकती है। अगर ये सोचा जाए कि हर व्यक्ति के पास पुलिस खड़ी रहे तो ये तो संभव है नहीं। लेकिन हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि पुलिस का खौफ अपराधियों के अंदर होगा, बदमाशों के अगर अंदर होगा तो वो अपराध करने से पहले 100 बार सोचेंगे जरूर। इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन अगर कोई ये कहे कि हर व्यक्ति के पास एक पुलिस वाला खड़ा रहे उसकी सुरक्षा में, तो ये तो संभव नहीं है। अपने हौसले बुलंद करके बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, उनके अगर बदमाशों को पकड़ के सख्ती से कार्रवाई की जाए तो इन गुंडों को जो शरेआम गोलियां चला के भाग जाते हैं उनका पता ही नहीं चलता। ये क्या मतलब है? ठीक है, ठीक है, मैं लौट रहा हूं। पुलिस सख्त हो तो कहीं पे कोई भी क्राइम नहीं हो सकता, एक पत्ता नहीं हिल सकता कहीं भी, अगर पुलिस सख्त हो अपनी जगह पे। उनकी रैकी पुलिस वालों से ज्यादा है। ठीक है, पुलिस वालों से रजत जी की रैकी ज्यादा है। उन्हें पता था कि वो शादी समारोह में। मैं लौटूंगा पवन जी, मैं लौटूंगा आपके पास। रजत जी, अब सवाल मेरा आपसे है सर भाई, हमने तो अक्सर यही सुना है, चाहे वो कांग्रेस वाले हों या फिर भारतीय जनता पार्टी वाले हों, वो यही कहते हैं कि जब भी नेहरू की सरकार आई बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए, गुंडागर्दी बढ़ गई। ये आरोप लगातार आपके ऊपर लगाते रहे, लेकिन अपराध का ग्राफ अभी भी बढ़ रहा है जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। क्या कहना है आपका इस पर? नहीं, हम पर किस बात का वो लगाते हैं? आप देखिए 2014 से अगर आप देखें तो लगातार जो है वो ग्राफ बढ़ रहा है। और मैं आपको एनसीआरबी के, ये तो मेरे नंबर नहीं है, 2019 में 1,66,336 FIR हुई, जिसमें आईपीसी और SSL जो हमारा स्पेशल लोकल लॉज होते हैं उसके अंदर, तो 2020 में 81.2% बढ़ी है। 1,91,395 FIR हुई है। और क्योंकि 2021 का एनसीआरबी का डेटा नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास 2020 का ही जो अभी एनसीआरबी का डेटा जो उपलब्ध है उसके हिसाब से, उसके हवाले से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। और अगर आप ने अभी कहा डिबेट के अंदर कि हर व्यक्ति के पास तो पुलिस नहीं लगाई जा सकती, शर्मा जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है जी, मुख्यमंत्री के लिए तो पुलिस लगाई जा सकती है ना। तो जिस दिन की अभी आपने 2.5 करोड़ का, वो 2,62,00,000 रुपए की चोरी, लूट जो जिस दिन हुई रोहतक के अंदर, उस दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी उस वक्त रोहतक में मौजूद थे। और जब सीएम होता है तो ऐसे पुख्ता और टाइट सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स होते हैं उस वक्त उस शहर में, खासकर क्योंकि उस वक्त प्रदेश का मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद होता है। तो आप देख लीजिए कि किस तरह हौसले बुलंद है बदमाशियों के कि मुख्यमंत्री के होते हुए रोहतक के अंदर ये लूट को अंजाम दिया। यानी कोई भी खौफ अगर मुख्यमंत्री का ही दिए तो पुलिस का तो क्या खौफ होएगा? जब किसानों के खिलाफ अगर आपको कुछ करना होता है तो आप 2 मिनट में आप इमरजेंसी शाम को आप हाई लेवल मीटिंग बुला लेते हैं कि अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर किसानों के अगेंस्ट, जो कि बिल्कुल आपके सामने है, तो अदृश्य थोड़ी ना है। ये जो भी क्राइम करते हैं वो अदृश्य होते हैं, वो करके भाग जाते हैं, सामने थोड़ी ना जाके बैठे रहते हैं, सरेंडर करते हैं। मेरे पास अभी आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जी, आपको मैं बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 2013 से 2021 में देखा जाए तो मर्डर 21% कम हुए हैं, मर्डर 25% कम हुए, सॉरी, चोरी की घटना 21% कम हुई है।
तो अगर बीजेपी भाजपा का ही शासित प्रदेश है उत्तर प्रदेश, आपने भी जिक्र किया उसका, ये तो मैं एक तरीके से इनके खिलाफ तो नहीं बोल रहा ना, या मेरा काम राजनीति करना नहीं है। अगर आप इंडियन नेशनल लोकदल के टाइम की बात करेंगे तो आज आप तुलना कर लीजिए उससे, लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है ये तो। अगर आप देखें, मेरे पास पूरा का पूरा डेटा है जी, इसके अंदर क्राइम अगेंस्ट वुमेन 13,000, बर्गलरी 6,953, मर्डर 1143, अटेम्प्ट टू मर्डर 1002, रेप की घटनाएं 1373, उसके बाद गैंग रेप की घटनाएं 163, 215 अटेम्प्ट की, किडनैपिंग की 2,994, डकैती, उसके बाद रॉबरी, उसके बाद थेफ्ट की 20,657, राइट्स की हैं, दंगों की घटनाएं 2,467। अब आप बताइए मेरे को, दिन रात आंकड़े ग्राफ इनके बढ़ रहे हैं। 3 बार मुख्य रूप से एक बहुत मेजर कांड जो जिसे कहूंगा, जिसमें रामपाल का जो नवंबर 2014 में, उसके बाद जाट रिजर्वेशन के नाम पे रोहतक झज्जर चलाया 2016। चलिए रजत जी, आपकी आवाज चली गई है, आपका कनेक्शन मुझे लग रहा है कट हो गया, इसको ठीक करते हैं। मलिक साहब, हाँ मलिक साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, लेकिन एक सवाल भी है मेरा, जो भी आप जवाब देना चाहते हैं आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल भी है आपसे। सवाल ये है सर, पहले इनका जवाब दे दूं फिर आपका जवाब दे दूंगा। चलिए ऐसे कर लीजिए, दीजिए। हमें जी देखिए, जिनको आदत हो और प्रदेश को बहुत अच्छे से पता है कि ग्रीन ब्रिगेड क्या थी और कौन चलाता था, कौन उसका संचालक था, एक ग्रीन ब्रिगेड वालों को एक से एक बताने की जरूरत नहीं होती, उनके साथ ये चलता है कि क्राइम कैसे करवाया जाता है, ये ग्रीन ब्रिगेड को अच्छी तरीके से पता है। दूसरा बात, इनके समय पे एक कंप्लेंट भी लिखवा जाना, उसका डायरी नंबर मिलना, अपने आप में एक किला फतेह करने की बात होती थी। वही हाल कांग्रेस का था। इन्होंने क्राइम को सिंडिकेटेड भी कर दिया था, क्राइम को इन्होंने अपनी पूरी शरण दी हुई थी और इनके साथ चलते थे क्रिमिनल। आज के समय क्रिमिनल्स को कोई पेट्रोनेज नहीं है स्टेट में। आप अभी भी बैठे हुए अगर आपने कंप्लेंट दर्ज करनी है तो हरियाणा गवर्नमेंट का हर समय जो ऐप है उस पर जाके आप अपनी कंप्लेंट लिखिए, उसको सबमिट करिए, आपके पास डायरी नंबर आएगा और वो चल रहा है सिस्टम। ये क्लैरिटी जो है ये हम लेकर आए। अब बात करते हैं यूपी की और बात कर रहे हैं बाकी जगहों की, तो मैं इनको इतनी सी चीज बोलना चाहता हूं जिसको आपको भी समझनी चाहिए कि यूपी में जिस समय तपिश बढ़ी, लोग इधर उधर भागे, कुछ ने आके यहाँ दंगे करवाए, कुछ ने आके यहाँ चोरियां कराई, कुछ ने आके यहाँ पे तमाशे करे, लेकिन हमने संस्थागत तरीके से उनको संभाला भी है और उनका इंतजाम भी करा है। जैसे हमने क्राइम अगेंस्ट वुमेन में आप जानते हैं कि कन्विक्शन रेट सबसे कम होता है, ये उसका आंकड़ा दे रहे हैं। मैं आज ये पूछता हूं कि पूरे देश के अंदर जब आप कोर्ट के केसेस भी देखते हैं तो कन्विक्शन रेट 95% से मतलब कन्विक्शन नहीं हो पाती केसेस में 95%। क्राइम अगेंस्ट वुमेन का जो 498 वगैरह में पड़ते हैं केस जी, तो उन फिगर्स को एक बारी अगर छोड़ दें और उसके अलावा हम देखते हैं तो मैं आपको ये गारंटी से बोल रहा हूं जो संस्थागत क्राइम नॉर्मल है उन सब की संख्याएं जो हैं वो घटी हैं। इनके पास प्रॉब्लम ये है, मैं जैसे आज ही मैं बैठा हुआ बात कर रहा था तो मैंने गुरुग्राम का डेटा जो है वो 16 तारीख का मैं आपको बता सकता हूँ। 16 रात 12 बजे तक का 17 तारीख को मेरे पास आया था। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसके अंदर मोटर व्हीकल थेफ्ट है वो पिछले बारी और अब में 45 की कमी आई है, 240 पहले थे अब 195 है। टू व्हीलर्स के ऐसे ही 788 थे अब 718 है। ऐसे ही 379 380 जो है सिंपल थेफ्ट जो है वो 287 था, अब थोड़ा सा बड़ा है
10-12। लेकिन मलिक साहब जो आप कह रहे हैं महिला अपराध की आपने बात की है, लेकिन महिला अपराध के आंकड़े मेरे पास भी हैं सर। हरियाणा में पिछले 8 सालों में, गुरुग्राम के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, 498 और 706 आईपीसी, ये 2 धाराएं मेन है जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन की होती हैं, जिसमें मैक्सिमम केसेस आते हैं। उसके अंदर बढ़ोतरी पिछली बारी 85 था, इस बारी 138 है। अभी तक बढ़ोतरी 53 की है, एक मोटी संख्या है, मोटी परसेंटेज है। लेकिन मैं आपको फिर भी इंगित करता हूँ कि इसमें से बहुत सारे केसेस आपसी द्वेष में भी डाल दिए जाते हैं, तो उसमें कन्विक्शन रेट कम है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, या मेरा कथनी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं। लेकिन जो मैं आंकड़े बताने जा रहा हूँ मलिक साहब, अगर आप थोड़ी देर के लिए सुनेंगे इनको, तो ये जो आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सरकार के आंकड़े हैं। और अभी जो बजट सत्र था उसमें गृह मंत्री अनिल विज की ओर से इन आंकड़ों को जारी किया गया था, क्योंकि बलराज कुंडू की ओर से जानकारी मांगी गई थी कि साल 2014 से लेकर के 2021 तक महिला अपराध के जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। तो सरकार की ओर से जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो महिला अपराध में 65% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि बार बार आप इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मामले दर्ज होते हैं। पहले पुलिस के पास लोग जाते थे, थाने के चक्कर लगाते थे, लेकिन मामला ही पुलिस दर्ज नहीं करती थी। आप ये कह रहे हैं, आपका ये कहना है कि मामले अब इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अब पुलिस मामला दर्ज करती है। जी हमें 22 के 22 जिलों में महिला थाने खुल गए और उसके साथ कई जिलों में 2-2 हो गए। इसलिए हैं वो, इसीलिए है कि रिपोर्टिंग ज्यादा हो पाए, सपोर्टिंग ज्यादा हो पाए। अगर ये नहीं होता तो लोग, खासकर हमारी माताएं बहनें जो घरों में उत्पीड़न सहती हैं, वो बाहर कॉन्फिडेंस से आके कैसे रिपोर्ट करती। ठीक है, ये करा ही है ना, साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर थाने और चीजें करी है ना। ये किसने करी है? बड़े से बड़ा अधिकारी भी अगर कहीं पुलिस में आनाकानी करते हुए दिखता है, समझ में आती है, कोई भी कंप्लेंट हमारे सामने आती है, हम उसकी, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, कितनी बारी पत्रकारों ने कुछ प्रवक्ताओं को, कुछ मंत्रियों को आपसी बैठक में बैठ के बोला है कि जी ऐसा ऐसा फला जगह हो रहा है। उसके कुछ ही दिन के अंदर वहां पे इंक्वायरी प्रॉपर होकर विजिलेंस की छापे पड़ते हैं। आप स्टेट विजिलेंस का अगर आप ट्विटर हैंडल देखें तो आपके सामने आ जाएगा 1 महीने में 22 गिरफ्तारियां हुई। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये सरकार प्रोएक्टिव है, ये सरकार सबकी सुन के चलती है और कहीं भी अपने अधिकारियों को बचाने की कोशिश नहीं करती। सिर्फ ये करती है कि अगर कोई भ्रष्ट है तो उसको पकड़ा जाए, अगर कोई गलत है तो उसको पकड़ा जाए, उसको जेल में डाला जाए, या ठीक है, जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं मलिक साहब, आप जो कह रहे हैं। ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूं। रजत जी आपने सुना भी है। देखिए मलिक साहब ये कह रहे हैं कि अब आंकड़ों में अगर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, अपराध का ग्राफ अगर बढ़ रहा है, अगर आंकड़े आपको ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं तो इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि अब मामले दर्ज होते हैं। पहले मामले दर्ज नहीं होते थे। आप लोगों के समय में उनका यह आरोप है कि मामले दर्ज नहीं होते थे और इसीलिए उतना दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन अगर आज आंकड़े बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सा है कि आज अगर कोई भी थाने में जाता है, किसी भी तरीके से अगर उसको कोई किसी तरह की कोई दिक्कत है रिपोर्ट दर्ज कराने, तो उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है, पुलिस इनकार नहीं कर सकती है। रजत जी आपका जवाब। देखिए बड़ा कन्वीनियंट है ये कह देना और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इतिहास उठा के दूसरी पार्टियों के ऊपर ब्लेम करना आसान है। हमारी पार्टी के टाइम पे भी निश्चित तौर के ऊपर सारे के सारे जितने भी मुकदमे रिपोर्ट होते थे वो दर्ज होते थे। बाकायदा सरकार आपके द्वार के प्रोग्राम के हिसाब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उस वक्त भी 18 घंटे वो कोई चंडीगढ़ में नहीं बैठे रहते थे। ये जो सुविधाएं मिली थी वो सुख के लिए नहीं थी, वो सुविधाएं जो थी वो जनता के लिए दी जाती है मुख्यमंत्री को, ताकि वो जनता के बीच में रहे। और सरकार आपके द्वार के जो प्रोग्राम था इंडियन नेशनल लोकदल का, वहाँ डीसी और एसपी को बिल्कुल बाकायदा सारी एडमिनिस्ट्रेशन, तहसीलदार, एसडीएम, सबको वहाँ जहाँ पे सीएम है वहाँ पे होना, उस टाइम पे कोई भी शिकायत आए और वो सारी की सारी पब्लिक होती थी। ऐसा कुछ नहीं है तो छुपी हुई है, वो पूरा दरबार और ओपन दरबार लगता था सरकार आपके द्वार का, जहाँ पे मुख्यमंत्री, एसपी, एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ बैठती थी और एक तरफ जो शिकायत करने वाले थे। ये थोड़ी ना बंद लिफाफे में आप सीएम विंडो में चिट्ठियां डाल दीजिए, वहां तो डायरेक्ट पब्लिक से रूबरू होना पड़ता था, तो अकाउंटेबिलिटी ज्यादा थी, सरकार के प्रति विश्वास ज्यादा था। आज ये केसेस बढ़ रहे हैं। आज मैं आपको बताऊं, एनसीआरबी का डेटा, आप क्या सुप्रीम कोर्ट का उठा रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा उठाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके अंदर अगर रेप के केसेस में हरियाणा, साइज देखिए कितना छोटा है, निरंतर तौर पे नंबर 5 पे बना हुआ है। 2019, 2018, 2020 पूरे देश में नंबर 5 पे एनसीआरबी के रेप के केसेस के अंदर।
अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, आपने खुद बताया 65% क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ गया है। चोरी डकैती आज खुले और मैं आपको बता रहा हूँ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ आज लूटपाट चोरी की घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं, जिसके अंदर प्रोबिटेड बोर के वेपन्स है, इसका 47 है, 0.45 है, 0.38 बोर की पिस्टल जो है वो मौजूद है, उनके कार्ट्रिजेज हैं, उनके अंदर उनकी गोलियां कहां से आ रही हैं, इसके ऊपर इंटेलिजेंस के ऊपर ध्यान दें आप, बजाय कि आप 20 साल पुराना इतिहास खंगाले। आज आप पिछले 7 साल में हर बार हरियाणा का ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं, हर ग्राफ में हर साल है हरियाणा का ग्राफ, सिर्फ कोरोना काल में जरूर कम हुआ है, लेकिन हर बार ग्राफ के अंदर ऊपर होता है। आपका क्राइम का ग्राफ जो है ऊपर है। एनडीपीएस के केसेस देख लीजिए, 3060 केसेस है, एनडीपीएस के हर साल बढ़ रहे हैं, एनडीपीएस के केसेस आपके हर साल बढ़ रहे हैं। डकैती आप ये देखिए, सबसे बड़ा जवाब इसके लीजिए मुख्यमंत्री के होते हुए, एक मिनट मलिक जी आपको अपनी चांस में बोल लेना, मेरा फोन बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। मलिक जी एनसीआरबी का डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है, हम डिबेट पे आप और मैं जो मर्जी करें, एनसीआरबी का डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है। मलिक जी मुख्यमंत्री के होते हुए 2,62,00,000 कैसे चोरी हो गए, कैसे डकैती होगी, कैसे लूट होगी, उसके बाद 2,62,00,000 मुख्यमंत्री के होते हुए आप हर नागरिक के ऊपर नहीं लगा सकते हो, हर नागरिक पे पुलिस नहीं रह सकती, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए तो लगा सकते हो पुलिस। और जहाँ पे मुख्यमंत्री रोहतक में जिस वक्त है उस वक्त अगर 76% है, ये एनसीआरबी के डाटा ही हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। क्या फायदा मलिक जी, मेरा टाइम है। अलावा सेंधमारी के मामलों में एक एक करके मलिक साहब वो अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद मैं आप ही के पास लौट रहा हूँ। मलिक साहब एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं तो किसी को किसी की बात समझ नहीं आ रही है। रजत जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मलिक साहब के पास जाऊंगा। जी देखिए, आपको मैं बताऊं, मर्डर के ऊपर 13,000 तो सिर्फ क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, मर्डर आपके 1143 है, अटेम्प्ट टू मर्डर 1002 है, रेप के केसेस आपके 1373, 200 अटेम्प्ट के हैं, 163 गैंग रेप के हैं, किडनैपिंग के आपके केसेस है 2949, उसके बाद आपके बर्गलरी के केसेस है 6953। नहीं ये कब का आंकड़ा बता रहे हैं आप रजत जी, ये आंकड़ा कब का बता रहे हैं आप? 2020 का एनसीआरबी का, हरियाणा का आंकड़ा बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हरियाणा का, हाँ 2020 हरियाणा का आंकड़ा बता रहा हूँ। 20,657 थेफ्ट के केसेस हैं। आप ये देखिए, वॉलेट क्राइम के केसेस 12,128 है, एनडीपीएस के 3,060 है, डाउरी डेथ के केसेस 251 है। आप एनडीपीएस ये तो एनसीआरबी का डेटा है, ये मेरा डेटा नहीं है, ये आपका डेटा किसी का बनाया, 2020 का डेटा नहीं है रजत जी। ठीक है अब जवाब ले लेते हैं, रजत जी अब जवाब ले लेते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप बीच में नहीं बोलेंगे उनके। ठीक है अब रजत जी मैं लौटूंगा आपके पास, मैं पक्का लौटूंगा आपके पास, हालांकि हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ आपके पास। पवन जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, पवन जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। मलिक साहब अब आपकी बारी। मलिक साहब लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, रजत जी की बात का आप जवाब दीजिए, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ सर, देखिए ये बात आप मानिए कि कहीं ना कहीं एक लापरवाही तो बढ़ती जा रही है। आप देखिए सोनीपत कोर्ट परिसर की अगर हम बात करें, दिन दहाड़े यहाँ पर एक गवाह की हत्या कर दी जाती है, और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी यहाँ पर गैंगवॉर की वारदात हो चुकी है, कई बार ऐसा हो चुका है। उसके बावजूद भी कोर्ट परिसर जाकर ये कहा जाता है कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा पुख्ता होती है, बहुत ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम होते हैं। ऐसे में बार बार ऐसी घटनाओं का घटित होना, ऐसी वारदात का हो जाना, ये तो सुरक्षा पर सवाल उठाएंगे ना सर मलिक साहब? बिल्कुल उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। हाँ, ये कोर्ट परिसर के अंदर इस प्रकार की घटना होना किसी भी पुलिसिंग के ऊपर सवाल उठाते हैं। ये लेजिस्लेटिव के नहीं एग्जीक्यूटिव का शॉर्टकमिंग है, और उसके लिए उनको जो कंसर्न अधिकारी हैं उनसे कंसर्न ऑफिसर भी और कंसर्न मंत्री भी पूछेंगे जरूर कि ये किस हिसाब से हुआ, और उसकी जांच करके जिन्होंने ये काम करा है उनको भी पकड़ना है, और जिनसे लापरवाही है उनको भी टाइट करना है, ये सरकार का काम है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप जब अपने प्रदेश की बात करते हैं तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि देश का लगभग, स्पेशली जैसे रजत जी क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात कर रहे थे, देश का लगभग 10% क्राइम अगेंस्ट वुमेन एक प्रदेश में आता है, और वो है हमारा बॉर्डर स्टेट राजस्थान। अब उसके साथ साथ अगर हम बात करना शुरू करें कि चोरी के मामले अंदाजन
19 में जो थे शायद 1660 के करीब केसेस आए थे वाहन चोरी और उसके, जो कि इस समय घट के 1424 के करीब हो गए। ये भी एक डेटा है और जो फैक्चुअल डेटा है। केसेस 20,657, थेफ्ट के केसेस 20,657। मैं व्हीकल थेफ्ट के बात कर रहा हूँ सर। कौन सी थेफ्ट सर? गाड़ी व्हीकल थेफ्ट की बात। वो वाहन चोरी की बात कर रहे हैं रजत जी, वाहन चोरी की बात कर रहे हैं मलिक साहब। व्हीकल थेफ्ट की बात कर रहे हो? हाँ। तो देखिए चोरियां और वो सारी चीजें ऐसा नहीं है कि रुक जाएंगी किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में जहां शरिया का कानून है वहां पे भी जहां हाथ काट दिए जाते हैं वहां भी चोरी होती है। पॉइंट इतना है कि चोरी होने के बाद उस केस को पकड़ना, उसको देखना और उसको सॉल्व करना, ये काम नहीं। लेकिन मलिक साहब उसमें कमी तो लाई जा सकती है ना, उसमें कमी तो लाई जा सकती है भाई, ये काम तो कर सकती है ना पुलिस। मैं तो प्रोग्राम के शुरू से ये बोल रहा हूँ कि ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस जो पुलिस की होनी चाहिए उसमें मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी लगती है, जिसको और पुख्ता करने की जरूरत है। कई बारी कंप्लेसेंसी आ जाती है, जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं तो आपके अंदर कंप्लेसेंसी भी आ जाती है कि जी चलो साथ काम ठीक हो रहा है, अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो ये कभी भी आप अपना गार्ड नीचे नहीं कर सकते, ये एक जरूर मैं बात मानता हूँ, लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा। आप बेशक मेरी ना सुनिए, रजत जी की ना सुनिए, चोपड़ा जी की ना सुनिए, आप अपने पत्रकारों के और अपने रिसर्च टीम को लगा दें और आप आंकड़ों को असेस करके देखें, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरी चीज ऑन ग्राउंड भी ये फैक्ट की बात है कि जो वर्किंग प्रोसीजर है वो भी ट्रांसपेरेंट हुआ है, क्लीन हुआ है, और जहां जहां प्रॉब्लम ऑफिसर्स की थी वहां अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी बैठे हुए आपके प्रोग्राम को जो लोग देख रहे हैं वो स्टेट विजिलेंस का ट्विटर हैंडल खोल के देखें, उसमें निरंतर तरीके से ये सामने आता है कि इस दिन इस व्यक्ति को ऐसे गलत काम करते हुए सरकारी अधिकारी को पकड़ा गया, वो बाकायदा रिपोर्ट दी जाती है जनता को। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये जनता में है कि सरकार बिना भेदभाव के निष्पक्ष होके कानून व्यवस्था को चला रही है। हरियाणा के एक शांति प्रदेश है, शांत रहेगा, उसके अंदर इस प्रकार की घटनाओं को सहन नहीं करा जाएगा। जितनी जल्दी हो सकेगा इसके अभियुक्तों को भी पकड़ा जाएगा और इसके पीछे जो अगर होंगे कोई तो उनको भी पकड़ा जाएगा। ठीक है, ठीक है। पवन जी आपने पूरी बात सुनी है मलिक साहब की, जवाब दीजिए। मलिक साहब तो बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं बार बार यही बातें कहना, पकड़े जाएंगे पकड़ेंगे, ये लोगों को बहलाते हैं। कुछ नहीं है, इनकी सरकार पूरी तरह से हर फील्ड में फेल हो चुकी है। कोई मुद्दा उठा लो, ये हरियाणा को नंबर 1 बनाने में लगे हुए हैं। नंबर 1 महंगाई में, नंबर 1 बेरोजगारी में, नंबर 1 भ्रष्टाचारी में। अब एक बचा था कानून व्यवस्था, कुछ शांति प्रिय था हमारा हरियाणा, उसको भी ये नंबर 1 बनाने के कगार पे ला रहे हैं धीरे धीरे। अब इसी तरह अगर घटनाएं रोज पिछले 10 दिनों में देखें ना तो मेरे को सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, जिसमें आपके स्नैचिंग देख लीजिए, चोरी की देख लीजिए, डकैती की देख लीजिए, और आप हत्या की देख लीजिए, है, और दुष्कर्मों की देख लीजिए। मत इतनी हद हुई है कि ये ग्राफ इतना ऊपर जा रहा है तेजी से कि ये अपने आप आने वाले टाइम में ये क्राइम में भी हरियाणा नंबर 1 बनेगा। ये यूपी का जो देश की राजधानी नहीं, लेकिन पवन जी सवाल ये है कल को हरियाणा कहलाएगी। अपराध के आंकड़े बढ़ पहले भी रहे थे, बढ़ आज भी रहे। तो ऐसा नहीं है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब हम इसको लेकर डिबेट नहीं करते थे, हम तब भी करते थे कि भाई अपराध के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसको नीचे कैसे लाया जाए, जो ग्राफ ऊपर जा रहा है उसको नीचे कैसे लाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। तो शरेआम घूम रहे हैं, इनके राज में शरेआम घूम रहे हैं, ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे उनके ऊपर। बिल्कुल घूम रहे हैं, हथियारे घूम रहे हैं, शरेआम घूम रहे हैं, बिल्कुल भी कार्रवाई ना तो आप उनको कार्रवाई उनके ऊपर सख्ती से करवाते हैं, ना ही वो उनके ऊपर कोई बात कर रहे हो आप किसी तरह का आपके पास पुलिस कोई सख्ती से कर रही है। केवल आप केवल नाम से करते हो कि पकड़ रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। पुलिस चाहे तो मतलब 24 घंटे में कोई भी हो उसको कहीं से भी ढूंढ के ले आती है, लेकिन यहाँ पर 6 महीने हो गए हैं अपराध किए हुए, अपराधियों को पता ही नहीं है कहाँ है कौन है। बताते क्यों नहीं चोपड़ा साहब? मेरे को ये बताइए, जब आपको पूरी शिनाख्त है,
चोर मवाली गुंडागर्दी करने वाले 420 लोगों की, तो आप बताते क्यों नहीं हो कि जी मैंने यहाँ देखा फला को? आप भी जिम्मेवार नागरिक हो, अगर मैं देखता हूँ मैं भी बताऊं, अगर रजत भाई देखें वो भी बताएं, अमित भाई देखें वो भी बताएं, ये तो हमारा दायित्व है पुलिस क्या करेगी तौर पे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहचान है, देखा है, और आपकी सरकार क्या करेगी? पहचान की आपको जो सीख मिली है, अभी आपको 2 महीने 3 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ ज्वेलर की दुकान पे गुंडों ने शरेआम यहाँ आके लूटपाट की थी, शरेआम सब लोगों ने बताया था कि ये लड़के 18 से 20, 25, 22 साल के लड़के 3 हैं, ये है उनकी वीडियो जो इन्होंने कैमरा में देखी है, अपना सीसीटीवी कैमरे में फुटेज देखी है, उससे शरेआम आज तक उनको पता ही नहीं है वो कौन है, गुंडे कहाँ है, गोली मार भी गए उसको और वो सारा लूट के भी ले गए। उसके बाद 4 दिन बाद जब कोई क्राइम करता टिम्बर वाले को लूट लिया गन की नोट पे, भी पता है, ये कुछ नहीं पुलिस और ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। जब कोई क्राइम करता है तो वो ये क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, छोड़ के आज क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि लोग महंगाई, रोजगार और उसको भ्रष्टाचारी वाले जो मुद्दे गर्म है ना आज देश में, उससे भी ये उनका ध्यान बटाना चाहती है कि इनकी सुरक्षा के ऊपर भी आ जाए तो ये अपनी सुरक्षा को पहले देखेंगे, बाकी मुद्दों को भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं लौट रहा हूँ आपके पास। मलिक साहब, रजत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये पकड़ने के बजाय और उनको डील दे देती है, ठीक है हो रहा है चलने दो। अरे सुनो तो शर्मा जी, हाँ मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ रजत जी, आ रहा हूँ मैं। मलिक साहब जवाब दे दें, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ पवन जी हो गया आपका, पवन जी हो गया आपका, अब जवाब ले लीजिए पवन जी, अब जवाब ले लीजिए, उसके बाद मैं लौटूंगा आपके पास। अपना काम करती रहती है। मलिक साहब बोलिए। इन्फॉर्मेशन गैदर करती है, जब भी वो प्रदेश के अंदर घुसता है उसको वापस धर दबोचती है। कई अपराधी तो 25-25 साल बाद भी धर दबोचे हैं पुलिस ने। तो अगर निष्ठा से काम कर रहे हैं तो उनकी निष्ठा पे शक मत करिए, लेकिन हाँ बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि कंप्लेसेंसी की वजह हो सकती है एक, जहां की जिसकी वजह से आप पूरी जानकारी जो आपको ग्राउंड से इकट्ठी होनी चाहिए, जब भी ये स्पर्ट्स आते हैं तो वो आप शायद ठीक तरीके से नहीं कर रहे, पुलिस डिपार्टमेंट उस पर जरूर जोर देना चाहिए। नहीं मैं मलिक साहब ये कह रहा हूं, देखिए आप अगर भाई इनेलो के टाइम को गिनाएंगे या आप कांग्रेस के समय के कार्यकाल को बताएंगे तो ये तो ठीक नहीं है ना भाई। आपको लोगों ने इसीलिए चुना कि आप उनको एक अच्छी सरकार देंगे, एक अच्छा शासन देंगे, अच्छा प्रशासन देंगे, अच्छी कानून व्यवस्था देंगे। अब अगर वही हाल जो उनके समय में हो रहा था वही अगर आपके समय भी होगा तो फिर फर्क क्या रहेगा भाई? आप तो पार्टी में डिफरेंस कहते हैं ना अपने आप को, और सरकार भी आप कहते हैं कि हमारी तो सरकार इनसे बिल्कुल अलग है। हमारे समय पे ये फर्स्ट बीच में आते हैं, हाँ। एक आध 2 इंसिडेंट लगातार होते हैं जिसके ऊपर बात करी जाती है। कांग्रेस और इनेलो के समय में ये स्टैंडर्ड वर्किंग प्रोसीजर था, कोई ऐसी बात नहीं थी कि ऐसा नहीं होता। यहाँ तक तो कई मुख्यमंत्री ऐसे भी जाने गए हैं तो घर पे जाते थे, बोलते थे भाई शाम तक घर मेरे नाम कर दे। ऐसे भी मुख्यमंत्री रहे, ऐसे भी मुख्यमंत्री रहे जो जमीनें कब्जा लेते थे, ऐसे भी मुख्यमंत्री रहे जो बंद हुई कंपनियों में डायरेक्टर बना देते हैं अपने बच्चों को। ठीक है रजत जी, मुझे एक मजबूरन ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद मैं आप ही के पास लौटूंगा। मलिक साहब एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, उसके बाद मैं रजत जी के पास जाऊंगा। जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा आज हम इस बात को लेकर कर रहे हैं, जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, तमाम मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो रेप हो, लूट हो, हत्या के मामले, डकैती के मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। अपराध का जो ग्राफ बढ़ रहा है उसमें हालांकि सरकार का ये कहना है और प्रशासन का भी ये कहना है कि क्योंकि अब मामले दर्ज हो रहे हैं, इस वजह से इसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मामले सामने आ रहे हैं तो पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई भी कर रही है, लोगों को सजा भी मिल रही है और ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस। और इसीलिए इस पर किसी तरह की कोई भी राजनीति करना वो उचित नहीं है। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान है, एक बार फिर से उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमन मलिक बीजेपी की तरफ से, पवन चोपड़ा जी कांग्रेस की तरफ से, रजत पंजिटा जी इन लोगों की ओर से। क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, इसलिए रजत जी मैं सीधा आपके पास आते हो, कुछ कहना चाह रहे थे आप, रखिए अपनी बात। देखिए, पहले तो आपका जो बोलने का तरीका था, थोड़ी आपत्ति मुझे उस पर भी है, क्योंकि एक पत्रकार को जी, एंकर को आप न्यूट्रल जर्नलिज्म करिए। आप जी, मैं तो न्यूट्रल नहीं हूँ सर रजत जी, मैं तो न्यूट्रल होकर ही तो बात कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल निष्पक्ष हूँ, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। मैंने तो ये जो विपक्ष कह रहा है, सत्ता पक्ष की ओर से जो कुछ कहा जा रहा है, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए आप, फिर उसके बाद आप अपनी बात रखिए। सुनिए मेरी बात सर, मेरी बात तो सुनिए आप। नहीं, अब अगर आप मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे तो मैं तो अपनी बात रखूंगा ना सर। नहीं, मैं आप सुनिए किस बात के ऊपर का है जी, बोलिए बोलिए। के समय में ऐसा होता था, आप कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हो? ये तो सीधा डेफामेशन। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा बीजेपी और कांग्रेस से आरोप लगाते हैं। मैंने ये कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जाता है। कीजिए इसको, चलो खत्म कीजिए। वो आरोप लगाए ना, उनको आरोप लगाने दीजिए, वो उनका काम है। हम उन पे आरोप लगाए, वो हम पे आरोप लगाए, वो बनता है। हाँ तो रजत जी, मैंने नहीं कहा, मैंने एक रेफरेंस दिया, मैंने ये कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की ओर से ये आरोप आपके ऊपर लगाए जाते हैं और ये बात सच है, आरोप लगाए गए, कई बार बोला गया है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। चलिए बोलिए आप। डिबेट पे टाइम कम बचा है जी जी, बोलिए 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 बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए, अगर वैसे तो भाजपा नहीं आई, हमारी जगह कांग्रेस आई थी, और अगर आप इनेलो का शासनकाल की बात करें, वहाँ सब कुछ एक ट्रांसपेरेंट तरीके से होता था। सरकार आपके द्वार में, एसपी डीसी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद थी, बंद चिट्ठियां नहीं डाली जाती थी सीएम विंडो में कि पता नहीं किसका समाधान होगा, किसका नहीं होगा। हमारे मुख्यमंत्री 18-18 घंटे फील्ड में रहते थे और आज भी फील्ड में है। आज भी 300 किलोमीटर रोज का सफर है। आप ये देखिए, किसी के ऊपर बोल देने से यानी कि यहाँ पर सुख सुविधाएं भोगी जा रही हैं। क्राइम का ग्राफ निरंतर भाजपा में बढ़ता जा रहा है। 3 बार हरियाणा को मेजर दंगे 3 बार जलाया गया, रामपुर में करा, बाबा राम रहीम में, जाट रिजर्वेशन में, और किसान आंदोलन में 750 शहीदियां। बाबा राम रहीम के अंदर क्या किया, पूरा पंचकुला रक्त रंजित कर दी गई सड़कें सेक्टर 2 और 4 की। उसके बाद वहां पे 100 से ऊपर लोगों को भून दिया गया गोलियों से, पूरा का रास्ता जर्जर जलवा दिया गया इनके एमपी की बदजुबानी की वजह से, रामकुमार सैनी की वजह से, राजकुमार सैनी। उसके बाद आपने अभी भाजपा के प्रवक्ता ने एडमिट किया कंप्लेसेंसी। अरे कंप्लेसेंसी, पुलिस का काम कंप्लेसेंट नहीं होना होता। लॉ एंड ऑर्डर इज सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट, उसमें पुलिस की जवाबदेही है। एक प्रवक्ता का काम आइडेंटिफाई करना नहीं है। क्या शर्मा जी, रमन मलिक जी, आप और मैं या चोपड़ा जी हो, क्या हम आइडेंटिफाई करके डायरेक्ट बदमाशों से हम क्या नहीं भाई साहब, अगर आपको मैंने ये बोला एज अ सिटीजन, अगर आपको किसी बदमाश का पता चलता है कि वो आपकी है, हर साल ग्राफ बढ़ रहा है, हर साल अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, सारा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, एनडीपीएस के देख लीजिए, चोरी डकैती। आज अगर यूथ के पास जॉब्स हो, एम्प्लॉयमेंट हो, ऊपर से महंगाई, ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट है, लगातार 1 नंबर पे हरियाणा तो सीएमआई के आंकड़े देख लीजिए, सीएमआई के आंकड़े देख लीजिए। आपके पास तो एनसीआरबी का डेटा नहीं है, आप मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है एनसीआरबी के डाटा आपके पास, आप डिबेट पे आ गए हो। गैरतमंद लोगों को गाली दी गई है इनेलो से। इनेलो बोलती है चोरी डकैती करते हैं यहाँ के लोग। आपने अभी ये बोला क्योंकि इनके पास रोजगार नहीं है इसलिए ये चोरी डकैती करेंगे। क्या तरीका आपका? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे शर्म आपने आनी चाहिए, रोजगार नहीं दे, क्या बोल रहे हो बैठ के? आपने रोजगार नहीं दिया यूथ को, ये कैसे? अरे रोजगार, ये तो आपकी जिम्मेवारी है। क्यों कर रहे हो? 2 करोड़ रोजगार किसने बोला था? जो भाजपा ने बोला था। आप उल्टा हमें बोल रहे हो, क्राइम आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्राइम आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपको तो सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती है,
कि आप डिस्टर्ब कीजिए सुप्रीम कोर्ट को। ये बोल रहे हैं ताजा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुनिए। आप कौन होते हो डिस्टर्ब करने वाले? आप कमी निकालते हो सुप्रीम कोर्ट में, आप कमी निकालते हो, आप कमी निकालते हो दूसरी पार्टियों है। उन्होंने अभी ये बोला सरप्लस बजट खजाना भरा छोड़ के गए थे। खजाना भरा छोड़ के गए थे। इन्होंने ये बोला या नहीं बोला? कर्जा बढ़ा दिया प्रदेश के ऊपर। बोला या नहीं बोला? 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ चोरी हो रही है। हम तो खजाने भरे छोड़ के गए थे, कहाँ खाली हो गए वो? बताओ, 3 लाख करोड़ कहाँ खर्च किया आपने? ऐसा क्या किया आपने? नहीं, मलिक साहब उनका जो कहने का मतलब था वो थोड़ा सा अलग था। नंबर 1 बेरोजगारी में रमन मलिक जी, हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में। बेरोजगारी ये कह रहे हैं कि हरियाणा के बच्चे डकैत हैं, भविष्य खराब कर दिया आपने, तो भविष्य खराब कर दिया हरियाणा के खिलाड़ियों का, हरियाणा के युवाओं का आपने भविष्य खराब करके रख दिया। रमन मलिक जी, आप क्या बात कर रहे हो? CMI के आंकड़ों। चलिए, मेरे पास समय की कमी है। रजत जी आपका, मलिक साहब एक सेकंड, मलिक साहब एक सेकंड। पवन जी आपका आखिरी कमेंट में चाहूंगा, आपका भी आखिरी कमेंट चाहूंगा मैं। आ रहा हूं मैं आपके पास, अगर समय बचेगा तो मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। पवन जी आपने 7 साल से क्या किया है? 7 साल से 3 लाख करोड़ का क्या किया है? बेरोजगारी दर में पवन जी बोलिए पवन जी, समय नहीं है, फिर आप कहेंगे कि मुझे मौका नहीं मिला। आखिरी कमेंट आपका, आखिरी कमेंट जल्दी से। क्या बोले, इतना तो शोर हो रहा है बीच में। हाँ नहीं चलिए, चुप हो गए वो। नहीं, एक वो अपनी बातें रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मलिक साहब को कोई आपत्ति थी उनकी बात से, तो उन्होंने बोला बीच में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए। जो हरियाणा की स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है कि इतना क्राइम बढ़ रहा है। सरकार को इसके ऊपर पूरी तरह से अंकुश लगाना चाहिए। सरकार जो है वो प्रशासन को, पुलिस को सख्ती से इस बदमाशों को निपटने के लिए आदेश जारी करे, और जो भी दंगे हैं या दंगा करता है या बदमाश है उनको सख्ती से पकड़े और उनको जेल में डाले। बिल्कुल भी कोई भी किसी को लिहाज ना करे, ताकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से बेहाल हो हरियाणा के अंदर। ठीक है मलिक साहब 10 सेकंड आपके पास, आखिरी कमेंट सुरक्षा को लेकर भी। ठीक है पवन जी समझ गया मैं। मलिक साहब आखिरी कमेंट आपका, मलिक साहब जल्दी से 10 सेकंड। दे रहा था, जहाँ पे कमी है वहाँ पे भी मान रहा था, लेकिन लास्ट का जो ये कमेंट रजत पंजेटा जी ने दिया, इनेलो ने, मैं उससे हताश हूँ, क्योंकि मेरे प्रदेश के बच्चों को ये बोला जाता है कि क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं होगी तो वो चोरी डकैती करेंगे, हत्या करेंगे, लूटपाट करेंगे। ये गाली दी जाती है हरियाणा को इनेलो के द्वारा। मैं ये इसकी ठीक है रजत जी ठीक है। मलिक साहब समय की कमी है मेरे पास। रजत जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। रजत जी 10 सेकंड आपके पास भी। जवाब देना पड़ेगा। हाँ ऐसे स्केप रूप ना अपनाइए। मैंने नहीं बोला है। आप भाग रहे हो, क्राइम की ऐसी हालत हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट की ऐसी हालत हो गई है। आप रियल इश्यूज से भाग रहे हो, नहीं मिलेगी। आप रियल इश्यूज से भाग रहे हो। चलिए मेरे पास समय की कमी है। मलिक साहब आपका, पवन चोपड़ा जी आपका, रजत जी आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, इस पर अंकुश कब तक और कैसे पाया जाएगा, क्योंकि ये जरूरी भी है। जिस तरीके से लगातार हत्या, रेप, लूट, डकैती के मामले सामने आ रहे हैं, वाकई में एक बड़ी चिंता का विषय है। और सरकार और प्रशासन जितना जल्दी इस पर काबू पा ले, हालांकि पुलिस का रोल इसमें बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। पुलिस अगर ठीक से अपनी भूमिका को निभाएगी तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर लगेगी। उम्मीद करते हैं कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाएगी और अपराध के बढ़ते इस ग्राफ को नीचे लाया जाएगा। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट आए। आप देखते रहिए हर खबर।